वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। देखिए, ये टॉपिक के नाम से ज़ाहिर है कि आपको समझ आ रही है कि जो मास है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है, उसमें कैसे मोशन प्रोड्यूस होगी, कैसे वो मोशन से मतलब मीन पोजीशन से वो मतलब डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, फिर अगेन वो मीन पोजीशन पे कैसे आएगा। तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये इसमें हमारे पास यहाँ पे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन यूज़ होगी कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, जो बैक एंड फोर्थ मोशन करती है अलोंग सेम पाथ, किसी पाथ में वो बैक एंड फोर्थ मोशन में मूव करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें डिस्कशन की जा रही है ना। तो उससे ही रिलेटेड चीज़ समझो, उसकी आगे एग्जांपल थोड़ी सी मैथमेटिकली ये सब कुछ आपको इसमें करेंगे। अब हम लोग देखते हैं सिंपल हार्म ये मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग ये क्या है। ये हमारे पास देख लें, एक फिगर है। फिगर में देखिए कि हमारे पास ये देखें, ये नॉर्मल है ना कि स्प्रिंग हमारे पास इस हालत में होता है। उसके साथ हम लोगों ने एक मास अटैच किया हुआ है ना। ये हमारे पास ये बॉक्स है, इसे मास कहते हैं, और एक इस साइड पे मास किया हुआ है जो कि फिक्स है। ये इसके साथ मतलब एक साइड पे मास, दूसरी साइड, लेकिन ये वाला मास जो है इस पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करेंगे। ये देखो मीन पोजिशन पे है, इस पर हम ये मीन पोजिशन पे है, तो इस पर हम लोग ये हमारे पास देखें, ये जो स्प्रिंग है हमारे पास फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, मतलब कि स्मूथ सरफेस है इसकी। देखिए अब इसमें हम लोगों ने मतलब जैसे ही हम लोगों ने ज़रा सा मास को स्ट्रेच किया, मतलब ज़रा सा मास को हम लोगों ने खींचा, तो वो भी देखें ये जो ये ज़ीरो पे था ना, मास बिल्कुल देखिए ज़ीरो पे था। इसने फिर मतलब आगे स्ट्रेच किया तो इसने ए तक का डिस्टेंस कवर किया, तो ये ज़ीरो से ए तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब स्ट्रेच किया, फोर्स लगी, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे किया, तो हमारे पास थोड़ी सी फोर्स स्टोर होगी ना, फोर्स यहाँ पे स्टोर होगी। तो फिर जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से जैसे मतलब कि फिर मास को अगेन यहाँ से छोड़ा, तो ये जो है ना ये हमारे पास छोड़ेंगे तो फिर ये मूव करेगा। ये मतलब मूव करके मतलब वो तो नहीं होगा एक जगह पे, मतलब जाके सीधा मेन पोजीशन में तो नहीं रुकेगा। ये थोड़ा सा कंप्रेस होके फिर मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन पे मूव करते करते आखिर में आके वो फिर मतलब मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो जब हम लोग मास को मतलब जो है उसमें फोर्स लगाएंगे तो उसको खींचेंगे, वो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स मतलब उस पर अप्लाई होगी। जब हम लोग मतलब मास को मतलब फोर्स लगा के छोड़ेंगे तो वापस यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वो जो मास है वो अपनी मेन पोजीशन पे दोबारा आएगा। तो मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब हमारे पास ये होता है, एक ऐसी फोर्स जो एक ही बॉडी को लेकर आती है, मतलब दोबारा टुवर्ड द मेन पोजीशन, मतलब उसको दोबारा मेन पोजीशन पर लेके आती है कोई भी बॉडी को, वो हमारे पास होता है रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे ना मास पे हम लोग जितने जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। अगर मतलब जैसे हम लोग कम कम फोर्स लगाई तो कम डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, अगर हम लोगों ने ज़्यादा फोर्स लगाई तो फिर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। हुक्स लॉ में ये ओबे करता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट के। तो ये हमारे पास जो नेगेटिव साइन है ये हमें ये शो करता है कि ऑलवेज हैव अ ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि इस वजह से मतलब कि ये मास के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते। ये जो है रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमें हुक्स लॉ ओबे करता है। और इसमें अब तो आपको बताया जाता है। अब देखें कि आपको बोलते हैं कि अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम लोगों ने मतलब हटाना है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जब भी मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम लोग हटाएंगे तो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट लगेगा और इक्वलिटी के साथ हमेशा एक कांस्टेंट मौजूद होगा। तो वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है जो ये जो कांस्टेंट है हमारे पास ना, ये हमें ये शो करता है कि जो कांस्टेंट है ये स्प्रिंग जो है यहाँ पे ये हमें जो हम लोगों ने इक्वल ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हटा के ना हम लोगों ने इक्वल टू लगाई। टू इक्वल टू जब भी लगेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटेगा तो उसके साथ हम लोगों का हमेशा कांस्टेंट लगेगा। तो हमारे पास ये कांस्टेंट हमें ये बताता है कि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कितना नर्म है कितना सख्त है उसकी स्टिफनेस को बताता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे ना। तो इस वजह से ये के का लेटर जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास ये जो आगे हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन को उठा के हम लोगों ने ये इक्वल टू के लगाया, तो ये हमें क्या शो करता है, ये ऐसे हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है ना कि जो मास है वो अटैच है स्प्रिंग के साथ, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी किसी बॉडी की एक्सेलरेशन को, मतलब किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो वहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो लिया। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, F = ma, जिसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर हम लोगों ने कंपेयर किया इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर किया। तो ये कंपेयर किया तो देखो ये एफ एफ और ये कट किया, तो ये एक वन साइड पे एफ एम है और दूसरी साइड पे के एक्स, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। हमें यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन निकालनी है ना, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो क्या था कि ये एम जो है ये मतलब कि इस साइड पे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और इस साइड पर डिवाइड करेंगे। यहाँ से कट जाएगा, तो फिर मतलब इधर भी हम लोगों ने किया डिवाइड, इधर भी डिवाइड किया, यहाँ से कट किया। अब यहाँ पे सिंपल ए बच गया और के डिवाइडेड बाई एक्स, के एम डिवाइडेड बाई के एम इंटू एक्स, ये हम लोगों के पास इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करना है कि ये के हमारे पास तो पहले से कांस्टेंट था और ये एम को भी हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि देखें हम लोग इस वजह से इनको हम लोग कांस्टेंट करें क्योंकि ये के और एम मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट और मास जो है वो डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ऑफ अटैच टू अ स्प्रिंग। कि किसी जो स्प्रिंग अटैच है वो जो मतलब स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, फोर्स जो है वो चेंज हो रही थी, एक्सीलरेशन भी चेंज हो रही थी, तो सब कुछ चेंज हो रहा था, लेकिन मास देखें मास सेम है, मास में कोई भी उसकी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आया, इस वजह से कांस्टेंट है। इस वजह से हम लोगों ने के और एम को कांस्टेंट ले लिया। अब देखें जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन को उठा के इक्वल टू के कांस्टेंट लिया था। अब क्या करना है कि इक्वल टू और के डिवाइडेड एम, ये हमारे पास कांस्टेंट है ये दो, और ये इक्वल टू, इनको हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या आ गया, ए इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट के। देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है 10.2 कि स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो फाइंड करनी है ना। कि अब देखिए हमारे पास क्या है कि आ स्प्रिंग हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब कि के दिया हुआ है हमारे पास, और क्या बोलोगे स्प्रिंग पुलिंग टू द डिस्प्लेसमेंट, जब स्प्रिंग पर पुल पर तो फोर्स लगाएंगे तो वो न्यूट्रल से आगे मूव करेगा। तो 55 सेंटीमीटर हमारे पास इसका मतलब इक्विलिब्रियम में मतलब कि मेन पोजीशन है। तो हम बोलते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर, जब इससे हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया 0.55 मीटर हो गया। उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट में दिया था 48.0 एन डिवाइडेड बाई एम। तो ये हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करनी है। हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोगों ने वो रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि पुटिंग दी वैल्यू, अब रिस्टोरिंग फोर्स का ये फार्मूला सिंपल जी जो हम लोगों ने पीछे डिस्कशन किया था, उसकी जगह हम लोगों ने के की कांस्टेंट की वैल्यू डाली और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डाली, इन दोनों की वैल्यू। अब देखें ये जो है मतलब ये यूनिट पिन के साथ साथ डाले ना, ये मतलब कि कांस्टेंट का एम और डिस्प्लेसमेंट का एम ये आपस में कट के हमारे सिंपल एन बच गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया साइन माइनस का एज इट इज़, और ये एन ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स का मतलब यूनिट आ गया एन। ये रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास होगी, ये हमारे पास आ गई रिस्टोरिंग फोर्स। इस तरह के अब हमारे पास नीचे है असाइनमेंट दी हुई है, असाइनमेंट है या फिर प्रॉब्लम है जो भी है, ये हम लोग को दी हुई है। इसमें क्या बोलोगे कि डिटरमाइन द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग डिस्प्लेस 1.5 मीटर विद द स्प्रिंग कांस्टेंट दिस, मतलब इसमें भी हम लोगों ने रिस्टोरिंग फोर्स को मतलब डिटरमाइन करना है, उसे डिफाइन करना है। इसमें हमारे पास क्या हुआ है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है और के दिया हुआ है, बस इसको हम लोगों ने पुट करना है। सिंपल देखें हमारे पास ये अब असाइनमेंट जो गिवन थी ना, असाइनमेंट ये जो दी हुई है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, मैंने अभी सॉल्व किया, देखें कि स्प्रिंग हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है, दिस वन गिवन हमारे पास डेटा ये दिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करनी है। उस पर हम लोगों ने फार्मूला लगाया, हुक्स लॉ वाला फार्मूला जो नहीं था पीछे, वो हम लोगों ने बताया अभी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो भी है वो फार्मूला लगाया हम लोगों ने। उस पर हम लोगों ने देखे कांस्टेंट पुट किया, डिस्प्लेसमेंट पुट किया, इनको आपस में फिर मल्टीप्लाई किया। सिंपल ये देखें हमारे पास आ गई रिस्टोरिंग फोर्स। सिंपल है, अभी से आपको मतलब कि जनरल बातें आनी चाहिए, उसके बाद फिर आगे करते करते डिटेल होती जाएगी। अब देखिए हम लोग फाइंड करते हैं टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ मास स्प्रिंग। मास स्प्रिंग में मतलब कि टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग ने लिया एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट एक्स वेयर। अब हमारे पास कॉन्स्टेंट हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड टी स्क्वायर, मतलब ये फिजिक्स है ना, यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कॉन्स्टेंट ले देते हैं।
अब ये कि उससे रिलेटेड ले रहे हैं ना कि हम लोगों ने टेम्परेचर फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। अब हम लोग ये कॉन्स्टेंट ले लिया, इसको हम लोगों ने ये कॉन्स्टेंट की जगह पुट किया, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। अब देखें हमारे पास जो पीछे कांस्टेंट आया था, पीछे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी, ये इसको हम लोगों ने ले लिया, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया। फिर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, ये देखिए कंपेयर किया। उसके बाद जो x है वो x से कैंसिल हो गया, जो माइनस साइन है वो माइनस साइन से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, km 4π² t²। अब रीअरेंज करेंगे इनको कैसे कि अब ये t² था, इसको हम लोगों ने मतलब इधर ही मल्टीप्लाई किया, इधर ही मल्टीप्लाई किया, आपस में कट के 4π हमारे पास वैसे ही है। यहाँ पे km जो है वो डिवाइडेड में वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये फिर हमारे पास क्या, ये रीअरेंज होगी वैल्यू। उसके बाद क्या हम लोगों ने सिंपल टाइम निकालना था ना, सिंपल टाइम के लिए क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट लिया, फिर अंडर रूट जो स्क्वायर से कैंसिल, फिर ये हमारे पास वैल्यू आ गई t2π, यहाँ पे स्क्वायर था ना, स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब टाइम हमारे पास ये आ गया। उसके बाद क्या है, हमारे पास टाइम तो आ गया, क्या बोला हुआ था कि फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी भी। तो फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है टाइम का, मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है। देयर फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम, उसमें भी हम ये गिवन करेंगे टी की जगह हम लोगों ने ये जो नहीं था, मतलब कि F=1/t, ये है ना, इसकी जगह हम लोग इस t की वैल्यू पुट करेंगे, इस t की वैल्यू पुट की, ये सारी 1 वैसे ही देखें 2 जैसे। अब इसको कैसे पुट करेंगे देखें, F=1/2 √m/k। देखो ये k नीचे था ना, है ना, ये मतलब ऐसे पुट किया। उसके बाद क्या किया, इस ज़रा सी बुक पे गंदी हो रही है, F=1/2π/m/k। तो ये हम लोगों ने किया, इसको हम लोगों ने ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें 1/2π वैसी अंडर रूट, ये देखें ये m तो जो है वो यहीं पे होगा, के जो है वो नीचे डी ने इन सब के नीचे आ रहे हैं, इसको हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट किया, जैसे अब इधर ये हमारे पास देखें ये इक्वेशन बन गई। अब उस पर हम लोग देखें इस इक्वेशन के जरिए अब हम लोगों ने इसमें पुट करना है, जैसे अब हमें यहाँ पे दिया होगा